हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी का पार्ट है, तो हम इसको इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। जितने भी आपके डाउट होंगे इसके रिलेटेड, वो सारा आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें पहले इन सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा, जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ हम जानने की कुछ कोशिश करेंगे अभी कि अमेंडमेंट क्या होता है। खैर, अमेंडमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट का जो पावर है वो आर्टिकल 368 प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। लेकिन क्या पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है क्या? नहीं। अमेंडमेंट का पावर तो है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जिस बेस पे खड़ा है उस बेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, इन सब चीज़ों को हटा नहीं सकता है पार्लियामेंट। इसमें अमेंडमेंट अगर करता भी है तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर पॉजिटिव कुछ सोसाइटी को देना चाहे, लेकिन निगेटिव नहीं कर सकता। तो ये है आपका बेस, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये टॉपिक जान लें हम कि आर्टिकल 368 जो है वो डील करता है आपका अमेंडमेंट पार्ट 20 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 13 जानने से पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं। और ये कब आया था? 24th अमेंडमेंट में आया था। 24th अमेंडमेंट में क्या आया था? 24th अमेंडमेंट जो था वो गोलकनाथ केस। 24th अमेंडमेंट जो था वो गोलकनाथ केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। क्यों कर सकता है? कुछ सोच समझ के ही ऐसा बोला होगा सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो आर्टिकल 13 में हम ये देखते हैं। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो वर्ड यहाँ यूज़ किया हुआ है लॉ, दैट वर्ड इज़ ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉज, एंड इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ यूज़ किया गया है वो ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ नहीं है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। इसीलिए जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 13, यहाँ इसको थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 13(1) जो है वो डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, दैट इज़ प्री कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। 13(1) में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ का बात किया गया है। 13(1) में बोला गया है प्री कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी लॉ और एक्ट होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो वो
इनवैलिड हो जाएगा। जो भी एक्ट या लॉ बना होगा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जब ब्रिटिश हुआ करते थे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और आर्टिकल 13(2) में प्रो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, आर्टिकल 13(2) जो है डील करता है प्रो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। तो क्या है प्रो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ? प्रो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कोई भी ऐसा लॉ और एक्ट बनता है या स्टेट ऐसा कोई भी लॉ और एक्ट बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ लग गया। मतलब कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ बनेगा तो वो इनवैलिड होगा, ये कहता है आर्टिकल 13। अब देखते हैं जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट आखिर ओके, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में उसको चेंज कर दिया गया, किया गया कि नहीं 1951 में। फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर कोई लॉ बना है जो किसी के फंडामेंटल राइट को क्षति पहुंचाता है, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था 1951 में, वो शंकरी प्रसाद केस था, शंकरी प्रसाद केस। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप मेंस में ऐसा लिख सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो है वो 24th अमेंडमेंट में ही आया था। 24th अमेंडमेंट 1971, जो बोलता है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, गोलकनाथ केस 24th अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था, एक्ट बनाया था, वो ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, और कोई भी प्रोविज़न या कोई भी लिस्ट, कोई भी प्रोविज़न और कोई भी लिस्ट को अमेंड कर सकता है, कोई भी प्रोविज़न और कोई भी लिस्ट को अमेंड कर सकता है। 24th अमेंडमेंट 1971 इज़ ए गोलकनाथ केस, ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें पार्लियामेंट ने जो है पावर दिया, बोला कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है और किसी भी लिस्ट या प्रोविज़न या लिस्ट को अमेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केशवानंदन भारती केस। जो गोलकनाथ केस था वो 1967 में था। 1967 गोलकनाथ जो केस था वो 1967 में था। केशवानंदन भारती केस जो था वो 1973 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट को अमेंड कर तो सकती है, बट उसको कैन नॉट टेक अवे अ फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट को निकाल नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी फंडामेंटल राइट को। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इज़ अ
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना तो पावर दिखा दिया, यहाँ बोल दिया 1973 में कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को, इट कैन नॉट टेक अवे अ फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आया गुस्सा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या कहेगा? पार्लियामेंट कहता है इन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट बना के इन 1976 पार्लियामेंट कहता है कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है और कोई भी फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकता है और कुछ भी अमेंड कर सकता है। इसका अमेंडमेंट का पावर लिमिटेड नहीं है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसी बेस पे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अभी जो प्रेजेंट जो पोजीशन है पार्लियामेंट का वो ये है कि अंडर आर्टिकल 368 वो कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये जो बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ बताया है ऐसा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। बस ऐसे अनुमान से ऐसा मान लिया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, जिसके ऊपर जो बेस है, जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। कुछ भी अगर लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के आपको लॉ और कानून बनाना है। आप इसके दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, sovereign, democratic and republic nature. Sovereignty, India is a sovereign country, democratic country and republic. तो इन चीज़ों को ये नहीं कि अब कुछ ऐसा लॉ बना दें, एक कानून बना दें, एक्ट बना दें और इंडिया को सॉवरेन से चेंज कर दें, बोल दें कि इंडिया इज़ नॉट ए सॉवरेन कंट्री एंड इंडिया इज़ नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। इंडिया का जो हेड है वो चुन के नहीं आएगा, मोनार्की सिस्टम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मोनार्की सिस्टम नहीं हो सकता, रिपब्लिक है तो रिपब्लिक ही रहेगा। तो ये जो है ये बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर है। सिकुलर कैरेक्टर, सिकुलर है, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को जो है एक अलग पावर नहीं है। एवरी रिलीजन इज सेम। ठीक है,
सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पावर है, ये जो पिलर्स हैं, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो ये सेपरेट अपना काम करेगी, कोई भी किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। मतलब अगर जो एग्जीक्यूटिव का काम है, कोई भी लेजिस्लेचर किसी भी एग्जीक्यूटिव को पावर या गाइड नहीं कर सकता या धमकी नहीं दे सकता कि ये करना है पड़ेगा। जैसे अगर कोई जैसे नेता है, वो किसी भी ऑफिसर को रूल नहीं कर सकता, उसके ऊपर धमकी नहीं दे सकता कि तुझे ज़बरदस्ती ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफिसर का जो काम है वो करेगा। तो इसीलिए ये तीनों अलग हैं, इन तीनों का काम जो है अपना अपना है, अलग अलग है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट यूनियन, दूसरा जो है आपका स्टेट है, और तीसरा क्या है, पंचायत, पंचायती सिस्टम ग्राउंड लेवल पे। तो इन चीज़ों को भी आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कानून बना के आप पूरा पंचायत को ख़त्म कर दें कि 2 ही सिस्टम रहेगा, है ना। तो फेडरलिज्म आप ख़त्म नहीं कर सकते। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो कि यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसके इंटेग्रिटी को ठोस पहुंचाए, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, सभी के भलाई के लिए कानून बने, गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए इक्वल लॉ बने। अगर गरीब हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पे कानून बना सकती है गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 141, 142, इसमें पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, जो 226 के अंडर में आता है हाई कोर्ट के, तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो अगर बना है, एग्जीक्यूटिव ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया है, तो वो कितना सही है, कितना कानून सही है, कितना रूल सही है, लोगों के लिए अच्छा है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर रिव्यू कर सकती है उस लॉ को, कानून को, एक्ट को। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रीडम एंड डिग्निटी, किसी के भी फ्रीडम को कर्ब नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम और डिग्निटी, कि किसी के डिग्निटी को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कानून नहीं बना सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट रूल ना लगे या इमरजेंसी ना हो, तब तक आप किसी के फ्रीडम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसी के डिग्निटी को हर्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट है, कोई ऐसा लॉ, कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर है। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये सब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, बट अभी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ये है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। तो इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को जवाबदेही होगा। ठीक है। देन रूल ऑफ लॉ आता है, हार्मोनियन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है इसको आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी से पैसे लेके या फिर वोट दो, ये ऐसा कोई रूल और कानून नहीं बना सकते हैं। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, उसके अंदर दखल अंदाज कोई नहीं कर सकता। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है।
गवर्नमेंट इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। इफ़ेक्टिव एसेस टू जस्टिस, जो जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए जस्टिस सिस्टम। तो ये सब जो है वो बेसिक फीचर के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, बट एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा बताया है कि ये चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। होप आपको क्लियर हो गया हो ये सारा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।